नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की और राम मंदिर से होने वाले फायदे की भारत को। साथ में जाहिर है किसी लोगों को नुकसान भी होगा, किसी लोगों का दिल भी जलेगा। क्यों, कैसे और क्यों आज 75 साल के बाद हमें राम मंदिर की जरूरत आ पड़ी है। हाँ, कोर्ट ने तो बोल दिया मंदिर बनाओ, मगर उसके लिए एक श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, विल चाहिए, जो हमें इस सरकार ने देखा है। और जैसे कि मेरे जैसे आदमी को भी एक विश्वास नहीं था आज से 30 साल पहले कि कभी मैं मेरे जीते जी राम मंदिर को अयोध्या में बना हुआ देख पाऊंगा, जो आज हकीकत होने जा रही है। तो 2024 के ये पहले संस्करण में हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी। काफी लोग, आप लोग जानते हैं, इनको काफी जगह पे देख चुके हैं। ये एमफिल भी है, पीएचडी भी है। साथ में मैं उनकी इतनी ही पहचान दूंगा कि वो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, भारतीय आर्म फोर्सेस, उसके फॉर्मर डायरेक्टर। करोच साहब, जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी छोटी सी चैनल है, मगर देन वी विल टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ हो, सो दैट हमारे दर्शक जो हैं धन्यवाद। वो अच्छी तरह समझ पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। सर, हम शुरुआत करते हैं। इसे आप किस तरह देख रहे हैं कि राम मंदिर, शायद आपने भी सोचा होगा आपके युवा अवस्था में कि कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। कहीं टेंट में राम लल्ला थे एक जमाने में, जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने बोला खुद। आज मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। श्री अयोध्या श्री एक ऐसा संकुल बनने जा रहा है जो शायद 2024 में सबसे ज्यादा फुटफॉल वाला एक प्रवासन क्षेत्र भी बन जाएगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ यह बहुत महत्व की बात है, क्योंकि बन तो गया 5 साल में, मगर क्यों हुआ? सर, द फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद हिमांशु जी, और आपके चैनल को जितने भी देख रहे हैं सबके लिए नमस्कार। देखिए, ये मंदिर क्यों बना और उसी स्थान पर क्यों बना? क्योंकि मंदिर तो कहीं भी बन सकता था, लेकिन जरूरी है कि मंदिर वहीं पर बने जो लोगों का विश्वास था कि श्री राम वहां पर, वो उनका जन्म स्थान है। और ये बहुत जरूरी था। एक देश जो होता है उसकी जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, व्हाट वी कॉल द सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट, which goes back from many, many years to the present day and which will take us beyond. उस चीज को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर भारत ने कभी भी तरक्की करनी है, क्योंकि अभी हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, तो जो हमारे रूट्स है उनको पहचानना होगा। तब जाके हमको मालूम पड़ेगा कि हम किस स्थान पर हैं और आगे कैसे जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास अपने रूट्स के साथ ही कोई कनेक्शन नहीं है, तो जिस प्रकार की तरक्की भारत चाहता है वो होगी नहीं। अभी आप पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, उनका कोई रूट्स नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि वो भारत के हेरिटेज वाले हैं या अरब्स के हैं या कहीं के भी हैं। रूट्स होना बहुत जरूरी है, और इसलिए यही महत्व रखता है राम मंदिर। वो रूट्स वाली बात आ जाती है, ये हमारी सिविलाइजेशन है। देखिए, ये जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो उन्होंने एक काम हमेशा करते थे। जो हिंदुओं की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी उनको तोड़ देते थे, या उसकी जगह पर उसी को थोड़ा सा मरम्मत वरम्मत करके अपना मस्जिद उधर बना देते थे। और ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि कैसे भगवान को तुम पूजते हो जो किसी दूसरे लोगों की पूजा स्थान था, और उसको तोड़ के तुमने अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने भगवान को कैसे दे दिया। एक तो मुसलमान कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये, और वो अगर कर भी लेंगे तो उनका भगवान कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? ये भी एक सोचने का विषय है। सिर्फ यही लोग हैं जो तोड़ के अपना अपना ये इस प्रकार के करते हैं। हिंदू धर्म में कभी ऐसे नहीं होगा।
अगर हमने बनाना है तो खुद अपनी मेहनत से और अपने पैसों से बनाएंगे। अभी राम मंदिर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का फैसला आ गया, and very clearly they said, okay, we will divide the land. And they gave the complete land, पूरी पूरी जमीन जो है वो हिंदुओं को दे दी, और कहा कि 5 एकड़ हम मुसलमानों को किसी दूसरे स्थान पर दे देंगे। बीच में वो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ ये बहुत करेक्ट फैसला था। उसके बाद जो कमेटी बनी थी मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने एक छोटा सा वो रिक्वेस्ट की भारत की जनता को कि देखिए हम ये बनाएंगे, इसमें सरकारी पैसा नहीं लगेगा, इसमें हमारा पैसा लगेगा। और देखते ही देखते 20,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी की कोई ज्यादा कर सकते थे 100 रुपए दिया, कईयों ने 10,000 दिया, कईयों ने 20,000 दिया। अपनी अपनी श्रद्धा के साथ अपनी अपनी जो कैपेसिटी है उन्होंने वो पैसे दिए, और वो मंदिर अभी खड़ा हो रहा है, और 22 तारीख को उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। ये एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्लेवरी से बचना चाहते हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्लेवरी के 3 निशान कौन है। अगर कोई दूसरे बाहर से आते हुए आपके ऊपर, आपके जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता है, जैसे पहले मुसलमानों ने किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन ने किया, तो 3 चीजें करते हैं हम। एक, वो कोशिश करते हैं कि इनकी भाषा चेंज कर दें। दूसरा, वो चीज कोशिश करते हैं जो उनका कल्चर है वो चेंज कर दें। और तीसरी चीज में कोशिश होती है कि उनका जो धर्म है उस धर्म से अलग करके अपना दूसरा धर्म लगा दें। इसलिए कुछ देश जो हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गुलामी हमेशा रहेंगे। जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, मैं साफ बोलता हूं, थोड़ी बहुत तरक्की होती रहेगी, बट जब तक वो ये गुलामी, ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो कभी भी एक बड़ा देश नहीं बन सकेंगे। तो ये जो गुलामी है ये भारत ने अभी तोड़ी है। एक जो हर एक भारतवासियों में हजारों सालों से वो जो श्रद्धा थी, वो ना तो मुसलमान तोड़ सके, ना तो क्रिश्चियन तोड़ सके। और ये मैं समझता हूं भारत की ताकत है इस समय पर ये मंदिर बनने की। सर मगर दूसरी ये बात, सवाल आस्था की, एक सर। एक छोटी सी बात तो और मैं बताना चाहता हूँ, आस्था की बात है। हाँ, हाँ, भारतीय जो हिंदू है उन्होंने कभी नहीं भूला कि ये हमारा भगवान राम, श्री राम जी के का जन्म स्थान है। कभी नहीं भूला उन्होंने। अयोध्या में तब से लेके सालों वो ये विवाद जो है ये चलता रहा, क्योंकि लोग भूले नहीं। ताकत नहीं थी, मानता हूं, जबरदस्ती वापस ले नहीं सके, मानता हूं, लेकिन भूले नहीं। और ये जो है, ये जो श्रद्धा जो है, ये मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस श्रद्धा की बात नहीं करेंगे तब जाके लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आखिरी बात इसमें मैं बोलना चाहता हूं, ये जो मंदिर है इससे भारत का नक्शा बदल जाएगा। एक तरफ से लोगों को दिल में ये भरोसा पैदा हो जाएगा कि देखिए इतिहास में हमारे साथ बहुत बेइंसाफ हुआ है, वो बेइंसाफ हम ठीक करवाएंगे, लीगल तरीके से कराएंगे। हम उस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे बाकियों ने की है। और यही हुआ है। अब भारत के देशवासियों को भरोसा हो गया है कि एक इंपॉर्टेंट देश अभी आ गया है। भारत एक ऐसा मामूली देश नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गई है। और ये मंदिर मंदिर एक बार जब बन जाएगा तो वहां से जो एनर्जी जो रेडिएट होगी वो पूरे भारत में फैलेगी। और अभी से जो तरक्की भारत करेगा, जितनी तरक्की पिछले 10 सालों में हुई है, और ये बहुत हुई है, उसको तो डबल ट्रिपल चार गुना ये हो जाएगा। और ये पूरे भारत का नक्शा बदल जाएगा। और ये बदलाव इस मंदिर से शुरू होगा। हिमांशु जी। आप बोल रहे हैं ये बदलाव मंदिर से शुरू होगा, ये बात तो मैं भी मानता हूं। मगर ये जो रेवोल्यूशन है, रिसर्जेंस है जो कल्चरल नेशनलिज्म का, अभी हमारे आजादी को तो 75 साल हो गए, ब्रिटिश से हम आजाद हुए। तो वो गुलामी में पहले 70 साल क्यों झगड़े रहे और अभी क्यों ये आ रहा है?
मेरा जो सवाल है वो मूलतः ये है, हाँ, हम भूले नहीं थे, स्ट्रगल करते रहे थे, मगर वो गुलामी की मानसिकता जो थी वो कहीं ना कहीं पहले 60 सालों में हमें दिखी। फर्स्ट 60 years we could feel that and we were still suppressed, we did not come up। मगर अभी ये पिछले 10 साल, ये क्या, व्हाट वाज दैट सिंगल वन फैक्टर कि जिसकी बदौलत ये रिसर्जेंट इंडिया, आज का जो भारत है, वो खड़ा हो गया है और देखिए, दुनिया को एक चीज मैं बताना चाहता देखा। हूँ। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया बचपन से। हम्म, जब देश आजाद हुआ तब इस प्रकार का माहौल बना दिया गया, जो इतिहास लिखी गई हम्म, वो इस प्रकार की लिखी गई कि जो हिंदू लोग हैं उनको फिर से दबा के रख दिया। जो भी अच्छी चीजें हुई वो मुसलमानों ने की या क्रिश्चियंस ने की, ब्रिटिश ने की, और जो भी प्रॉब्लम होते थे वो हिंदुओं के थे। यहां तक कि क्योंकि भारत का जी तरक्की का रेट बहुत लो था, उसी का उन्होंने बोल दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अभी मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ तो पाकिस्तान को कोई नहीं बोलता है, या बांग्लादेश को। तो हिंदुओं के लिए क्यों? क्योंकि ये जो मानसिकता, ये जो दबाव जो डाला था, ये इस्लामिक रूलर्स से शुरू हुआ और ब्रिटिश रूल में वो चलता रहा। हम्म, लेकिन दुख की ये बात है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी तो मिल गई, लेकिन जो लोग चलाने वाले थे देश को, वो इस चीज को समझ नहीं सके, या समझ भी गए होंगे। उन्होंने भी वही किया जो ब्रिटिशर्स करते जो थे। जो किया था। हमारे जो शिक्षा के स्थान थे वो सब तोड़ दिए गए थे, ब्रिटिश राज ने सब खत्म कर दिए। एक बार जब आपका एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो जाता है, फिर से उठना बहुत मुश्किल है। यही काम हमको 1947 से शुरू कर देना चाहिए था, या हो सकता उससे 50 या 100 साल पहले। आजादी सिर्फ ये नहीं होता है कि पॉलिटिकल आजादी मिली है, आजादी मन की भी होती है, और वो यहां पर हुआ नहीं। और इंडिपेंडेंस के बाद भी वही चीज चलती रही। एक तरफ से जिस प्रकार से आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लोगों ने जिस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया, जो सेकुलरिज्म शब्द इंदिरा गांधी अंदर लाई और जो इसको एक्सप्लॉइट किया, तो इससे ऐसा लगता था कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो मुसलमान है वो अपना धर्म निपटा सकते हैं और क्रिश्चियन अपना कर सकते हैं, और वो सेकुलर हैं। लेकिन हिंदू ये बात नहीं कर सकते। हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक दे दिया गया। अभी इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन थी ये चलती रही। पहली बार थोड़ा सा फर्क पड़ा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार जो थी वो मिलजोल की, ज्यादा नहीं। वो बहुत ज्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स थे उसमें, मिली हम्म, जुली सरकार थी। तो जिस प्रकार से अटल जी चलाना चाहते थे वो चला नहीं सके। तो पहली बार अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, तब जाके असली रिफॉर्म शुरू हुए। बहुत काम करना पड़ा है सरकार को, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है 5 या 10 साल और लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत की है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी खुद मंदिर में जाते हैं और उसमें कोई शर्म नहीं होती है। न तो सही पहले बात। कोई प्रधानमंत्री जाता था वो बोलते नहीं हम जाएंगे तो लोग बोलेंगे हम सेकुलर नहीं है। अरे भाई साहब, जब मुस्लिम लोग अपने मस्जिद में जाते हैं तो कोई वो ये नहीं बोलता कि वो नॉन सेकुलर है, या क्रिश्चियन अपने चर्च में जाते हैं। तो हिंदुओं के ऊपर क्यों दबाव ये डाला? वो दबाव जो है उसका असर एक जो इंडिपेंडेंट की जनरेशन है अभी तक, वो रहा है। पिछले 10 सालों से वो चेंज जो है, ये मैं चेंज में कहता हूं उसको, वो टूट गई। अब जाके किसी के मन में वो भय नहीं है। सेकुलर तो हम सब है, और भारत सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। ये बात सब लोगों को समझ लेना चाहिए। भारत सेकुलर नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको लिखा है कि भारत एक सेकुलर देश है। भारत सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। और अगर भारत में भी सब मुस्लिम बन जाए तो सेकुलरिज्म वैसे ही खत्म हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है। तो सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं, भारत सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमको जरूरत नहीं है।
हमारा धर्म ये कहता है कि सब 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 लोगों को एक नजरिए से देखो। अगर वो अपना धर्म चाहते हैं तो हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही लेकिन बात। जो प्रोजेलिटाइजिंग रिलीजन्स है, जो अरबिक, जो जुडाइज्म से जुड़ी हुई है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वो तो ये कहते हैं कि हमारा धर्म हो या तो हम मार देंगे तुम्हें। और ये फर्क है भारत में। तो ये जो बदलाव आया है पिछले 10 सालों में, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आया है। हमारी सोच में बदलाव आया है। और वो सोच जो है अभी एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग सोच है, पूरे भारत में फैल गई है। जो सबसे एजुकेटेड लोग हैं उनसे लेके जो सबसे गरीब है उन तक ये एक बात है। सेंस ऑफ फीलिंग आ गई है, एक प्राइड आ गई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। सर ये शब्द मैं सुनना चाहता था, ये जो अभी आपने बोला प्राइड। एक है सवाल मेरा, नेशनल प्राइड एक बाजू, हम कहीं भी जाते हैं गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, और हम भारतीय हैं कहते हैं तो देन यू गेट द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। ये हो रहा है, ये सब ने देखा है, जो लोग बाहर जाते हैं उन सब ने देखा है। मेरा सवाल ये है सर, यहाँ ये श्री अयोध्या श्री बन रहा है, अभी तो 20 दिन बचे हैं, भूमि पूजन, अरे प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला विराजमान हो जाएंगे। इसका जो इकोसिस्टम है, जिसे हम बेसिकली मंदिर इकोसिस्टम कहते थे एक जमाने में, सनातन के में, अभी मेरा सवाल ये है कि ये जो एक सिंबल हमने बना दिया है कल्चरल नेशनलिज्म का, कहीं इसको, जैसे विदेशी लोग आज भी कहते हैं हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, भाजपा के लिए जो पार्टी रूल कर रही है उसकी, कहीं ये हमारा कल्चरल नेशनलिज्म का सिंबल लोग बिगाड़ न दें, ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी मेरे अपने सोच विचार से अभी ये बिगड़ नहीं सकता है। हो सकता है 10 साल पहले हम्म। इस प्रकार की कोशिश करते जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, लेकिन अब भारत बिल्कुल चेंज हो गया है। वो बात रही नहीं है। जिस प्रकार से, जिस रास्ते से अभी पर भारत चल रहा है, ये सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की की बात नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, जो चेन्स जो चेन्स के ऊपर बंधे हुए थे अभी वो चेन्स अभी खुल गई हैं। और इससे जो भारत की सोसाइटी है, एक बहुत ओपन सोसाइटी और बहुत एक्सेप्टिंग सोसाइटी बन गई है। लोग समझते हैं कि ये कल्चर, ये जो है ये हिंदू नेशनलिज्म है। अरे भाई, अगर हिंदू नेशनलिज्म है तो अच्छी बात है ना। हिंदू ही हैं जो सबको एक्सेप्ट करते हैं। सही बाकी बात। कोई धर्म किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो क्या आपको इस्लामिक नेशनलिज्म चाहिए? अभी आप देखिए, पैलेस्टीन और इजराइल। हमास और इसराइल के बीच में लड़ाई हो रही है। कई पैलेस्टीनियन जो मुसलमान हैं, रेफ्यूजीज बन गए हजारों में। किसी भी मुसलमान देश ने अपने मुसलमान भाई को लिया है? नहीं लिया। एक भी। वो भाग रहे हैं तो दूसरे वेस्ट में भाग रहे हैं। मुस्लिम देश तो कोई उनको देख नहीं रहा है। तो जब हम भारत की बात करते हैं, ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है, आप इसको हिंदू नेशनलिज्म कह दीजिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेसिकली ये जो कनेक्ट है, ये हमारे फोर फादर्स हजारों साल पहले, जब हम अपना इतिहास लिखते हैं, वहां से कनेक्शन है ये। वो कनेक्शन, हजारों साल पहले का कनेक्शन चलता आ रहा है आज तक, और आगे भी हजारों साल तक चलेगा। ये चेंज आया है, और इस चेंज को कोई अभी बिगाड़ नहीं सकता है। ये जो इकोनॉमिक पावर अब भारत बना है, वो तो लोग वैसे भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो इस समय पर भारत पॉलिटिकली स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और मिलिटरीली स्ट्रांग है, मजबूत है अभी। और एक बार जब माइंड का चेंज हो जाता है, जैसे भारतवासियों को करोड़ों को हो गया, अभी करोड़ों का हो गया, वो जो माइंड सेट जो चेंज हुआ है, तब तो कोई भी ताकत इसको कर नहीं सकती है। भारत तरक्की के रास्ते पे जाएगा। और आप देखिए, अयोध्या जो है वो टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म के बारे में नंबर 1 शहर होगा पूरे विश्व में। आप भारत की बात तो छोड़िए, हाँ, पूरे विश्व में। विश्व में। जिस प्रकार से एयरपोर्ट बना दिया है, जिस प्रकार से बस स्टैंड बना दिए है, रेलवे स्टेशन बना दिया है, और मंदिर मंदिर में भी, ये सिर्फ मंदिर की बात नहीं हो रही है।
बहुत स्थान बंदर के अंदर बने हैं हाँ। उस पूरे कॉम्प्लेक्स में। तो अगर किसी आदमी ने उधर, अगर मैं उधर जाऊं एक कुछ देखने के लिए, मुझे तो लगता है एक दिन भी कम होगा। तो एक बार से जब ये इंडस्ट्री बन जाती है, होटल आ जाएंगे, होटल आ जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे, उसकी उसकी अलग से अपना इकोसिस्टम है, ट्रेन्स का अपने अलग है, बसेस का अलग है, खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो अलग है। एक तरफ से अयोध्या के लोगों को मैं समझता हूँ इतनी तरक्की करने वाले हैं ये, और ये यूपी की भी तरक्की वहां से शुरू हो जाएगी। हाँ। एक एक मिसाल होगा भारत के लिए, और ये मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि और बाकी भी स्थान है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि वगैरह है, वहां पर भी इसी प्रकार की कोशिश करने की आवश्यकता है कि वहां पर भी जो हमारा हेरिटेज है उसको हम वापस ले लें। और जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, मुझे तो लगता है कि अगर मैं किसी भी धर्म का हूँगा, मुझे अपना पूजा का स्थान वो नहीं चाहिए जिसने हमने तोड़ के किसी दूसरे का लिया है। इसके मतलब है कि मेरे में कोई काबिलियत नहीं थी अपना पूजा स्थान बनाने का। ये प्राइड जो है ये मुसलमानों के अंदर अभी तक आई नहीं है, लेकिन उनके अंदर आना चाहिए। हम्म। उनको खुद बोलना चाहिए कि ये जो हमारे स्थान है, जो मंदिर के ऊपर बने हैं, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। हमारी प्राइड कहती है कि हम अपना अलग से बनाएं, तो जाइए अलग से बनाइए। यही सर, भारतीय है। सर आप ये सच्ची भारतीयता की जो बात कर रहे हैं, भारतीय प्राइड की बात कर रहे हैं, अभी मेरा सवाल है यहाँ पर, बहुल राज्य है, बहुल राष्ट्र है भारत, हिंदू बहुल राष्ट्र, मगर हमारे यहाँ माइनॉरिटी जैसे कहते हैं वो भी कई ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक देशों की आबादी से ज्यादा है। अभी ऐसे में हमारे पड़ोसी जो हमसे अलग हुए, अलग राष्ट्र धर्म के नाम पे लेके अलग, वहां पर जो स्थितियां चल रही है, आपने थोड़ा उल्लेख तो किया, मगर मैं आपसे सर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज यू बीन द डायरेक्टर फॉर द सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, हाउ इज इट दैट यू रिकमेंड, और हाउ इज इट दैट यू कॉम्प्रीहेंड, ऑन वन साइड हमारे यहाँ देश के लोग उतावले हुए, एक तरफ पीओ के ले लो, पीओ के ले लो, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, वी आर ऑन एन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वेयर अ कंट्री विच इज ऑन एन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, for a sound economic progress you should avoid war, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में आप भारत को, भारत की स्ट्रैटेजी को कहां तक देखते हैं, क्योंकि ये जो सरकार है वो भी भूल जाना नहीं चाहिए हमें कि ये सरकार ने जब से उनकी पार्टी का इंसेप्शन हुआ तब से तीन चीजें बात की थी उन्होंने, कॉमन सिविल कोड की जो बाकी है, राम मंदिर की जो अभी पूर्ण होने जा रही है, और कश्मीर से 370 370 हटाए। हटाने की। अभी दो तो कंप्लीट होने जा रहा है। वेयर डू यू लुक कि ये जो पीओ के वाली बात है और पाकिस्तान में जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो चीजें आजकल फिर से शुरू हुई है बॉर्डर पे, हाउ डू यू रिलेट दिस, बिकॉज आई हैव माय ओन फियर्स कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उससे पहले ये राम मंदिर का ओपनिंग का वक्त नजदीक आएगा, तो नहीं मिस देखिए ये, करने की कोशिश होगी। आप क्या मानते हैं? नहीं देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, चुनाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन्होंने तो छेड़खानी करनी है भारत के साथ। वो टेररिज्म का सिलसिला अभी तक बंद नहीं हुआ है, और वो हम्म। उसकी जड़ जो है वो रावलपिंडी में है, पिंडी में है। हम्म। वहां पर जो इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, तो जब तक आप उसको बर्बाद नहीं करोगे, ये मामला खत्म नहीं होने वाला, लेकिन कंट्रोल में रह सकता है जिस प्रकार से अभी कंट्रोल में रखा है। अभी रही गिलगित बाल्टिस्तान और और मीरपुर पीओ। मुजफ्फराबाद की बात, जिनको मिल मिला के लोग लूसली बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये दो दो स्थान है, गिलगित बाल्टिस्तान नॉर्थ की तरफ, और हाँ। छोटा सा इलाका है मीरपुर मुजफ्फराबाद। हाँ। जहां तक इसको वापस लेने की बात आती है, ये युद्ध से वापस नहीं आएगा। अगर युद्ध से वापस आएगा तब वही हालत पैदा करना पड़ेगी जैसे बांग्लादेश में की। इसका मतलब है वो जो उनकी पब्लिक है
जिस प्रकार से बंगाली लोग उठ खड़े अपनी सरकार के विरुद्ध और फिर भारतीय सेना अंदर गई, वही कंडीशन अगर पीओके में आ जाएंगे तब मिलिट्री सॉल्यूशन फीजिबल है। इसमें मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जहां तक पाकिस्तान की बात है, उनके तीन बड़े प्रॉब्लम इस समय पर चल रहे हैं। एक, उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है, बहुत कम। पैसा नहीं है उनके पास, भिखारी बन गए हैं। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि हर दिन की बात कर रहा हूं मैं, कोई ना कोई हादसा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है जहां पर उनके सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट हो रहे हैं। और सही बात। तीसरी बात, पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत है। हम्म, अभी अगर इन्होंने ये एड्रेस करना है तो पहले पॉलिटिकली यूनाइटेड होना पड़ेगा, लेकिन वो होने वाले नहीं है। और जब तक ये इनकी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ से नेशनली अपना काम नहीं सोचेंगी तो फौज हमेशा उनके ऊपर भारी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो बहुत जरूरी है वो जो उनकी इस्लामिक प्रोग्राम जो है वो उनका बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुल्ला की रूल जो है, मुल्ला से आप हट जाएं। और दूसरा, उनकी फौज को बाहर निकालना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से बाहर निकालना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होता है, ये चेंज होने वाला नहीं है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत ऐसी है कि इस प्रकार से चलती रही। चीन नहीं चाहता कि वो टूटे, अमेरिका नहीं चाहता है वो टूटे, लेकिन उनके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टूटने का वक्त आएगा तो पीओ की आप बात छोड़िए, पाकिस्तान टूटेगा। एक तरफ से सिंध और बलूचिस्तान अलग हो जाएंगे, दूसरी तरफ से जो पठान है वो अफगानिस्तान में मिल जाएंगे, इनका छोटा सा पंजाब रह जाएगा। और पीओके जो है, जिसको हम पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को जो हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली भारत के साथ शामिल हो जाएगा। और इसमें आपको फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैं ये नहीं कहता हूं कि अगले से 2024 या 2025 में होगा, लेकिन ये होगा जरूर। इसको कोई नहीं रोक सकता है। जो सुपर पावर्स है, अमेरिका वो जितना भी कोशिश करे, और चीन जो सपने देख रहा है नंबर वन बनने की, वो भी कितनी कोशिश करे, वो इसको इसको चेंज नहीं कर सकता है। जो इंटरनल फ्यूड्स है पाकिस्तान में, वो इस हद तक हो चुके हैं कि उसका टूटना संभव है। और ये मैं पाकिस्तान के लिए देख रहा हूं, जो उनका फ्यूचर है। कब आएगा, 5 साल में, 10 साल में, लेकिन आएगा जरूर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सर, अभी जाते जाते, समय बचा नहीं है, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। सर, हम एक तरफ कल्चरल नेशनलिज्म में जुड़े हुए लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सनातन में विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ही इसके बहुत बड़े विरोधी लोग हैं, और उनका, जिसे हम कहते हैं टूल किट, हमेशा ऑपरेट करता रहता है। अभी आज की ही बात करें तो आज एक तरफ से शुरू हुआ 3 दिन का ट्रकर स्ट्राइक। यहां पर भी कुछ दिख रहा है कि स्ट्राइक करने से पहले उन लोगों ने किसी और किसी से बैठक की थी, मुलाकात की थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बीबीसी का जब से गोधरा वाला स्टोरी आया तब से शुरू करके हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी, फिर शाहीन बाग पहलवानों वाला हुआ, काफी चीजें हर वक्त होती रही है। 2023 तो पूरा टूल किट ने कुछ ना कुछ करके करे। अभी मणिपुर की बात आ गई फिर से। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अगले साल में जो चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ ये टूल किट डिस्टर्बेंस पैदा कर पाएगी, या फिर जो सनातन की जो बात है, जहाँ राम मंदिर की बात है, कि वहां पर तो ऐसे वो ऐसा बोलते हैं, जिसको बुलाते हैं वो बोलते हैं हम नहीं आएंगे, जिसको नहीं बुलाते बोलते हैं हमें क्यों नहीं बुलाया। यही लोग थे जो राम को काल्पनिक कहते थे। हाउ शुड वी डील तो विद दिस? देखिए, भारत में जो है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत चलती है। और शुरू से ही 47 से ही कांग्रेस की तरफ से एक मुद्दा बना था, और बाद में छोटी रीजनल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी वगैरह है, उन्होंने वही चीज पकड़ ली कि हिंदू का वोट जो है उसको डिवाइड करो और मुसलमान का वोट अपने आप खींच लो। तो अगर आपने हिंदू का वोट डिवाइड कर दिया और मुस्लिम वोट पूरा ले लिया तो आप पॉलिटिकल पावर आपको मिल जाएगा।
ये फॉर्मूला चलता रहा 2014 तक, जब बीजेपी ने इसको तोड़ दिया। और अब क्या हुआ है कि जो हिंदू वोट है वो यूनाइट हो गया है। इसीलिए जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू वोट जो है वो यूनाइटेड। यूनाइटेड रहे। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब सेंसस वगैरह होता है तो हिंदुओं से पूछा जाता है आपकी कास्ट कौन है, आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या क्या हो, तो लिखना पड़ता है। मुसलमानों के लिए नहीं लिखा गया है ये। देखिए मुसलमानों के बीच में कितने सब कास्ट हैं, क्रिश्चियंस के बीच में कितने हैं। तो मुझे लगता है अगर वो हिंदुओं से पूछ रहे हैं तो बाकी धर्मों से पूछना भी मैं समझता हूं इनको शुरू करना पड़ेगा। एक तो ये है, या तो सबके लिए रोक दो, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को दी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको वापस ले लीजिए, लेकिन हिंदुओं उसी को भी दो। प्रकार के प्रिविलेजेस भारत पूरे भारतीय रिलीजन्स को होना चाहिए। जब तक आप लोगों को बराबर नहीं रखते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। अभी आप देखिए धर्म स्थान जो है उनका जो पैसा है, खास करके साउथ में, वो स्टेट ले लेता है और उसी पैसों से वो इस्लामिक धर्म और क्रिश्चियन धर्म बढ़ाता है। लेकिन इस्लामिक इस रिलीजियस प्लेसेस और क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस से कोई पैसा नहीं लेता है, सही वो बात है। तो उनका पैसा है। तो मुझे उससे कोई विरोध नहीं है, उनका पैसा है, उनको जैसे खर्च करना चाहिए करें। लेकिन जो भारतीय जो हिंदुओं की धर्म धर्म जगह है, दे ऑल्सो मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल एंड दे मस्ट बी अलाउड टू रन देयर ओन अफेयर्स। तो लोग बोलते हैं भाई साहब उसमें बहुत करप्शन हो जाएगा। तो मैं मेरा इसमें काउंटर है, क्या क्रिश्चियन में करप्शन नहीं है, हर मुस्लिम में जगह पे है। करप्शन नहीं है? हर तो जगह। सभी जगह करप्शन है, तो करप्शन का बहाना मत लाइए आप। इक्वल, अगर आप कहते हैं कि सब भारतीय इक्वल हैं तो इक्वली सभी को देखें। जहां तक ये टूल किट की बात है, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं। बहुत कोशिश की है इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंसीज ने 2023 में केओस शुरू करने का, कि वह गदर मचा रहे भारत में। क्योंकि सरकार इस समय पर चतुर थी, उसको शुरू होने से पहले ही काफी हद तक रोकती है। आपने देखा पीएफआई को किस प्रकार से रोका है, यस। किस प्रकार से कानून का इस्तेमाल करते हुए जो फॉरेन फंडिंग आ रही थी उसको कैसे रोक दिया है। और ये नहीं कि उनकी तरफ से कोशिश नहीं हो रही थी, कोशिश हो रही थी, उसको पहले ही एंटिसिपेट करके उसके ऊपर रोक लगा दी गई। अभी आज ही कुछ फार्मर्स की स्ट्राइक कहीं चल रही है, यूपी में किसी जगह पर कोई ट्रकर्स की स्ट्राइक। ये छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी, लेकिन इसका भी हल है। इलेक्शन तो 2-3 महीने में अनाउंस हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो कोशिशें थी वो सफल नहीं हुई, और 2024 के इलेक्शन जो है, जो अप्रैल या मई में जब भी इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वो एक सक्सेसफुल इलेक्शन होगा। और मेरे अपने विचार से जो मौजूदा सरकार है वो वापस फिर से टोटल मेजॉरिटी लेके भारतीय जो है, भारत लोग जो है उनको वोट करके वापस लाएंगे। दर्शक मित्रों, जनरल ध्रुव कटोच जी के विचार आपने सुने। मेरे पास वक्त नहीं बचा है, जाने से पहले मैं आपको पहले सीधा अपील करूंगा। दोस्तों, आप चैनल देखते तो हैं, सराहते भी है। आई स्टिल रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी चैनल को हमें थोड़ा प्रोत्साहन दे दीजिए। फिर से कहूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जनरल मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी का बहुत बहुत आभार मानेंगे। विल थैंक हिम सो मच, एंड वी वुड रिक्वेस्ट हिम ऑल्सो that when such issues of national importance come up, we'll call him again to share his views on the subjects which matter to me and you, every one of us, because we all of us are Sanatanis and we believe in oneness. Unity is going to be the key for Bharat and Bharat's progress. दर्शक मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कटोच जी का, जनरल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।